कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1076 राजाओं का नया गठन। डालुओं आकाश की गहराइयों में प्रकाश की धारियां हर दिशा में सीटी बजाती हुई उतरीं। यह एक शानदार दृश्य था जिसने चौक को इस हद तक भर दिया था कि चारों ओर कोई खाली जगह नहीं थी। एक साल पहले की तुलना में वर्तमान डालुओं क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया था। विशेषज्ञ आकाश में बादलों की तरह इकट्ठा हो रहे थे। पैमाने को उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ा भी दर्जा दिया जा सकता था। इस क्षण डालुओं क्षेत्र में इस चौक ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक राजा के सम्मेलन में नए राजाओं को उपाधि दी जाती थी। डालुओं क्षेत्र में केवल एक राजा बनकर आप अपनी शक्ति स्थापित करने के योग्य हो सकते थे। उसी समय आप डालुओं क्षेत्र में संसाधन भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए पूरे डालुओं क्षेत्र में कई विशेषज्ञ राजा की उपाधि पर नजर गड़ाए हुए थे और प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अतीत में जो लोग 5वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए थे, वे उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो सकते थे। लेकिन आज यहाँ तक कि 7वें ग्रेड सम्राट ने भी उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। अकेले इसी से कोई भी बता सकता है कि डालुओं क्षेत्र एक साल पहले की तुलना में कितना बदल गया है। विशाल चौक में यह शोर से भरा था और कभी-कभी आकाश से सीटी बजाते हुए समूहों में प्रकाश की धारियां होती थीं, जिनमें असाधारण गति होती थी जो चारों ओर ईर्ष्यापूर्ण निगाहें आकर्षित करती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि डालुओं आकाश में केवल वे राजा जिन्होंने अपनी सेनाएं स्थापित की थीं, ऐसा गठन कर सकते थे। अनगिनत ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के तहत वे प्रकाश की धारियां चौक के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ी, जो डालुओं क्षेत्र का मूल था। अनगिनत निगाहें गईं और मध्य क्षेत्र को देखा। सीढ़ियों के अंत में एक सुनहरा सिंहासन था जो सबसे विशिष्ट था, जैसे कि सिंहासन में ही एक अवर्णनीय दबाव हो। चुपचाप सीधे खड़े होने पर भी कई विशेषज्ञों की आंखों में श्रद्धा थी जब उन्होंने इसे देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिंहासन डालुओं क्षेत्र के डोमेन रूलर का था, जो इस क्षण उत्तरी क्षेत्र का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। सुनहरे सिंहासन के नीचे 3 चांदी के सिंहासन थे। सूरज की रोशनी के नीचे चांदी के सिंहासन भी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। इस क्षण सिंहासन पर 3 छायाएं बैठी थीं और उनकी आंखें बंद थीं, अनगिनत श्रद्धा और ईर्ष्यापूर्ण निगाहें प्राप्त कर रही थीं। डालुओं क्षेत्र में जो लोग इस पद को धारण कर सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से स्लीपिंग किंग नयन, कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल थे, 3 सम्राट जो शुरू से ही मंडाला का अनुसरण करते थे। 3 सम्राटों के नीचे कई पत्थर के सिंहासन थे। उन पत्थर के सिंहासनों पर असाधारण असर वाली छायाएं बैठी थीं। उनमें से हर एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वे स्वाभाविक रूप से डालुओं क्षेत्र के राजा थे। राजाओं में जिसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड असुर और शैलेंद्र नहीं थे, जो पिछले राजाओं में शीर्ष पर थे, बल्कि 2 छायाएं थीं जिन्हें सबसे आगे रखा गया था। वे 2 राजाओं के बीच नेता थे। बाईं ओर वाले की एक बुजुर्ग उपस्थिति थी और त्वचा झुर्रीदार थी। दूर से देखने पर वह एक बूढ़े पेड़ की तरह लग रहा था जो बुढ़ापे से मरने वाला था। उसकी आंखें नीची लटकी हुई थीं, कमजोर लग रही थीं,
हालांकि उसकी उपस्थिति के विपरीत वह एक भयानक दबाव उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र के शीर्षस्तरीय विशेषज्ञों में से एक था जो डालुओ क्षेत्र में शामिल हुआ था। उसे वृद्धकू के नाम से जाना जाता है। वृद्धकू के दाईं ओर एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और उसकी छाया वृद्धकू को ढकने के लिए काफी बड़ी थी। उसकी भुजाएं अत्यंत अनोखी थीं। वे अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में मोटी थीं और उसके चौड़े हाथ लापरवाही से उसके किनारों पर लटके हुए थे। करीब से देखने पर किसी को पता चलता कि जब वह अपनी उंगलियां हिलाता है तो अस्पष्ट रूप से विस्फोटक आवाजें गूंजती हैं, जैसे कि उसकी उंगलियों में विनाशकारी शक्ति हो जो लापरवाही से पहाड़ों को उसके हाथ से चकनाचूर कर सकती है। उसे भुजेंद्र के नाम से जाना जाता था, जो उत्तरी क्षेत्र का एक शीर्षस्तरीय विशेषज्ञ था। कहा जाता था कि उसकी साधना तकनीक अत्यंत अनोखी थी और उसने उसे ड्रैगन की भुजाओं की एक जोड़ी को अपनी भुजाओं में एकीकृत करने की अनुमति दी थी, उन्हें अपनी भुजाओं में परिष्कृत किया था। इस प्रकार ड्रैगन कबीले के बराबर ताकत थी। वे दोनों 9वें ग्रेड सम्राट के प्रारंभिक चरण में कदम रख चुके थे, उस ताकत के साथ जो अन्य राजाओं से कहीं अधिक थी। इतना कि पिछले राजाओं में सबसे मजबूत लॉर्ड असुर केवल उनके पीछे स्थान दिया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से उन दोनों ने स्पष्ट रूप से राजा की उपाधि को अपनी आंखों में नहीं रखा था। वे एक दूसरे पर मुस्कुराए और कभी-कभी अपनी निगाहें चांदी के सिंहासन पर 3 छायाओं की ओर घुमाते थे और उनकी आंखों की गहराइयों में उकसावे और गर्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की नज़र में, चाहे वह ताकत हो या प्रतिष्ठा, वे डालुओ क्षेत्र के 3 सम्राटों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। सम्राटों में स्लीपिंग किंग नयन के अलावा, जिसकी आंखें हमेशा नीची लटकी रहती थीं और सोता रहता था, जिससे उन्हें थोड़ा डर लगता था, उन्हें विश्वास था कि वे कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी ताकत के अनुरूप स्थिति की आवश्यकता थी, जो निस्संदेह डालुओ क्षेत्र का सम्राट था। चांदी के सिंहासन पर जब कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल ने 2 उत्तेजक निगाहें महसूस कीं, तो उनकी आंखों में कोई लहर नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दिलों में ठंड से खर्राटे लिए। डालुओ क्षेत्र के दिग्गजों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से पिछले वर्ष में तीव्र प्रतिस्पर्धा महसूस की थी। इतना कि उनकी स्थिति दूसरों द्वारा लालच की जा रही थी। लेकिन वे यह नहीं कह सकते थे कि वे दोनों योग्य नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वृद्धकू और भुजेंद्र के पास जो प्रतिष्ठा थी वह केवल मजबूत थी और उनकी अपनी से कमजोर नहीं थी। इतना कि यदि यह पिछले वर्ष में डोमेन रूलर द्वारा उन्हें दिए गए संसाधनों के लिए नहीं होता, जिससे उन्हें अपनी बाधा को तोड़ने और 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति मिलती, तो वे शायद उन महत्वाकांक्षी नवागंतुकों द्वारा पहले ही पार कर लिए गए होते। धीरे धीरे वे नवागंतुकों और दिग्गजों के बीच संघर्षों में भी प्रभावित हो रहे थे। वे 2 साथी सम्राट के पद को प्राप्त करने में आश्वस्त दिखते हैं। स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल ने उन 2 छायाओं को देखा और उसके होंठ हिले, अपनी आवाज कॉन्डोर किंग अमरेश्वर को प्रेषित की। अतीत में कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल के बीच प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए उन दोनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं थे। लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण डालुओ क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञों के शामिल होने के साथ उनके बीच प्रतिस्पर्धा गायब हो गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों का एक साथ लड़ने के लिए मिलकर काम करने का इरादा भी था।
स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल के शब्द सुनकर कॉन्डोर किंग अमरेश्वर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और जारी रखा, उन दो साथियों की ताकत पर्याप्त है और उन्होंने धीरे धीरे एक पैर जमा लिया है। मुझे डर है कि वे इस बार सफल हो सकते हैं। जैसे ही उसने बात की, कॉन्डोर किंग अमरेश्वर ने नाखुशी के साथ अपने होंठ एक तरफ फेंक दिए। भुजेंद्र और वृद्धकू के चरित्र के साथ यदि वे सम्राट बन गए तो भविष्य में उनके बीच प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाएगी। हाँ हाँ, भाई मिंग, आप क्या सोचते हैं? स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल की आंखें चमक उठीं जब उसने स्लीपिंग किंग नयन को देखा, जिसकी आंखें नींद से नीचे लटकी हुई थीं। जब उसने कॉन्डोर किंग अमरेश्वर के साथ बातचीत की तो उसने स्लीपिंग किंग नयन से परहेज नहीं किया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से स्लीपिंग किंग नयन के उनकी बातचीत सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में भी कदम रख चुका था, स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल का अभी भी एक विनम्र रवैया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि स्लीपिंग किंग नयन वर्षों से डोमेन रूलर का अनुसरण कर रहा था, जो सभी में सबसे वफादार था। तो स्लीपिंग किंग नयन भी मोटे तौर पर डोमेन रूलर के कुछ विचारों को जानता होगा। जैसे कि स्लीपिंग किंग नयन, जो ऊँघ रहा था, ने स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल के शब्द सुने हों, उसने थोड़ा अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से मुस्कुराया। डोमेन रूलर की राय है कि सम्राटों की सीटों को 2 से बढ़ाने का समय आ गया है। स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल और कॉन्डोर किंग अमरेश्वर दोनों स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उन दो साथियों को यह बहुत आसानी से मिल गया। अतीत में भुजेंद्र और वृद्धकू ने भी सम्राट की सीट के लिए होड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन मंडाला द्वारा दोनों को अस्वीकार कर दिया गया था। आखिरकार वह पद बहुत महत्वपूर्ण था और उन दोनों के पास अभी भी उस क्षण के लिए मेल खाने वाली योग्यता और वफादारी नहीं थी। लेकिन वर्तमान स्वरूप को देखते हुए मंडाला शायद झुकने वाली थी। यदि ऐसा है तो सम्राट की उपाधि देने का मामला तय हो जाएगा। दोनों ने आह भरी। वे दोनों वर्षों से डोमेन रूलर के साथ लड़े थे ताकि उनकी वर्तमान स्थिति हो सके, लेकिन वे दोनों 1 साल से भी कम समय से डालुओ क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे, न ही उन्होंने कोई बड़ा योगदान दिया था, और फिर भी वे उनके समान पद पर हो सकते थे। इस प्रकार उन दोनों को स्वाभाविक रूप से असुविधा महसूस हुई। हालांकि उनके तर्क ने उन्हें बताया कि भुजेंद्र और वृद्धकू की ताकत के साथ उन दोनों के पास इस पद पर होने की योग्यता थी। स्लीपिंग किंग नयन की आंखें थोड़ी और खुलीं और उसकी ऊँघती हुई टकटकी ने भुजेंद्र और वृद्धकू पर नजर डाली, फिर एक गहरी मुस्कान दिखाई। डोमेन रूलर ने केवल कहा कि 2 अतिरिक्त सम्राट पद होंगे, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह उन्हें दिया जाएगा। स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल और कॉन्डोर किंग अमरेश्वर तुरंत स्तब्ध रह गए। वे भ्रमित थे। पूरे डालुओ क्षेत्र में शायद केवल भुजेंद्र और वृद्धकू ही सम्राट पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेन रूलर लॉर्ड असुर को चढ़ने देने का इरादा कर रही थी? यदि ऐसा है तो यह निश्चित रूप से उन दोनों को दुखी कर देगा। आखिरकार लॉर्ड असुर की 8वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में साधना के साथ सभी को समझाने के लिए यह अभी भी अपर्याप्त था। स्पिरिचुअल पीपल किंग कमल और कॉन्डोर किंग अमरेश्वर ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, क्योंकि वे सवाल पूछना चाहते थे। लेकिन स्लीपिंग किंग नयन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊँघ रहा हो, जिससे वे दोनों असहाय हो गए। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया।
डोंग। इस क्षेत्र में एक गूंजती हुई पुरानी घंटी बजी, जिससे हलचल भरा चौक तुरंत शांत हो गया और अनगिनत लोगों की आंखों में श्रद्धा थी। यहाँ तक कि भुजेंद्र और वृद्धकू ने भी श्रद्धा के साथ थोड़ा अपना सिर नीचे कर लिया था। प्रकाश की एक किरण अंतरिक्ष में छेद कर गई, फिर चमकदार सुनहरे सिंहासन पर इकट्ठा हुई और काले रंग की पोशाक पहने एक छोटी सी छाया दिखाई दी, जिसने अपनी उदासीन निगाहें चारों ओर घुमाईं। एक भयानक दबाव बाहर निकला, उसकी टकटकी का अनुसरण करते हुए, और यहाँ तक कि भुजेंद्र जितने शक्तिशाली लोगों ने भी अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जमते हुए महसूस किया और उनके दिल आश्चर्य से भर गए। यह एक ग्रेटर अर्थ सम्राट की शक्ति थी। सिर्फ एकमात्र टकटकी उन्हें असहाय कर सकती थी। अपनी टकटकी घुमाने के बाद मंडाला ने अपना हाथ लहराया और उसकी कोमल और शांत आवाज आकाश में गूंज उठी, जिसने तुरंत माहौल को भड़का दिया। राजा का सम्मेलन अब शुरू होगा। एपिसोड 1077 सम्राट उपाधि की प्रतिस्पर्धा। मंडाला के शब्दों से राजा के सम्मेलन का माहौल गर्मा गया। कई लोगों की आंखें लाल हो गईं, खासकर वे जो उपाधि के लिए लड़ने का इरादा रखते थे। उनकी सांसें तेज हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी बाधा के बावजूद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक प्रगति करने के बाद यह अतीत से पूरी तरह अलग था। उन्हें उन्मूलन चरण पद्धति में भाग लेने के अलावा कम से कम 5 अन्य राजाओं से नामांकन की भी आवश्यकता थी। फिर भी यहाँ महत्वपूर्ण कारक यह था कि मंडाला कितने स्लॉट खोल रही थी। दालुओ क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ थे, इस प्रकार आपूर्ति मांग को पूरा नहीं करती थी। यदि मंडाला बहुत अधिक स्लॉट खोलती तो डालुओ क्षेत्र में निश्चित रूप से विवाद होता। थोड़ी सी भी गलती आंतरिक अराजकता में बदल सकती थी। इसलिए मंडाला स्लॉट के साथ सतर्क रही थी। इस राजा के सम्मेलन में केवल 5 पद उपलब्ध थे, लेकिन इसके बावजूद उस पद के लिए कम से कम 1 दर्जन प्रतियोगी होड़ कर रहे थे, जिसने एक क्रूर उन्मूलन दर पैदा की। जब मंडाला ने अपना हाथ लहराकर संकेत दिया तो आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिशा में फूट पड़ी और 10 अजीब आकृतियां आकाश में चढ़ गईं, फिर मंचों पर उतरीं। गुर्राहट, गुर्राहट। हर तरफ से समर्थन की कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। यदि वे जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे वह उन्मूलन जीतता और राजा का पद प्राप्त करता, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके समर्थन के लिए पुरस्कृत भी किया जाता। भविष्य में जब नव आरोहित राजा अपनी सेनाएं स्थापित करना चाहेंगे, समर्थकों के रूप में वे निश्चित रूप से संसाधनों में हिस्सा ले पाएंगे, जिससे उनकी साधना तेज होगी। मंडाला ने मंचों पर अपनी पुतलियां चारों ओर घुमाईं और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। जाहिर है ये झगड़े उसकी नज़र में बहुत निम्नस्तरीय थे और डालुओ क्षेत्र दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा था। उसे भविष्य में राजा के सम्मेलन को 3 सम्राटों को सौंपना पड़ सकता था। उल्लेख नहीं है कि वह यहाँ जिस कारण से उपस्थित थी, वह राजा की उपाधियों के लिए प्रतिस्पर्धा देखना नहीं था। मंडाला ने अपनी आंखों के कोने से भुजेंद्र और वृद्धकू को देखा। वे दोनों स्वतंत्र और आसान लग रहे थे, जैसे कि सम्राट की उपाधि पहले से ही उनकी मुट्ठी में हो। उनकी नज़र में कोई भी वर्तमान राजा उनके ध्यान के योग्य नहीं था। इस प्रकार वे उनमें से कोई भी प्रतियोगी नहीं चुन सके। जब मंडाला ने उन्हें देखा तो उसके होठों का कोना ऊपर उठ गया। भुजेंद्र और वृद्धकू की ताकत अच्छी थी, लेकिन वे बहुत अभिमानी थे। तो यह डालुओ क्षेत्र के लिए फायदेमंद नहीं होगा यदि उन्हें इतनी तेजी से चढ़ने दिया गया।
राजाओं की लड़ाई तीव्र थी, लेकिन यह भी जल्द ही समाप्त हो गई थी और विशेषज्ञों के बीच का अंतर काफी स्पष्ट था। इसलिए लड़ाई केवल लगभग 2 घंटे तक चली और फिर मंचों पर केवल 5 आकृतियां बचीं। उन पांचों ने असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का निर्वहन किया। वे सभी 8वें ग्रेड सम्राट के प्रारंभिक चरण में थे, हिमांशु के बराबर, जिससे ध्रुवांत दिव्य जानवर उत्पत्ति में मिला था। ये 5 स्वाभाविक रूप से राजा पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अंतिम खड़े थे। मंडाला ने उन 5 विशेषज्ञों पर धीरे से सिर हिलाया। दालुओ क्षेत्र के विकास के साथ विशेषज्ञों की गुणवत्ता भी बढ़ रही थी। आखिरकार वर्तमान दालुओ क्षेत्र का आकर्षण अतीत से अलग था। इसने नव आरोहित राजाओं की गुणवत्ता को भी काफी शक्तिशाली बना दिया था। लॉर्ड असुर और शैलेंद्र के अलावा अन्य राजा केवल 7वें ग्रेड सम्राट में थे, जो नई और पुरानी ताकतों के बीच विवादों का कारण था। दिग्गजों ने अपने अनुभव और वरिष्ठता पर विश्वास किया, जबकि नव आरोहित राजाओं ने अपनी ताकत पर विश्वास किया। इस प्रकार निरंतर घर्षण का कारण बना। हालांकि मंडाला ने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह किसी भी तरह से डालुओ क्षेत्र के लिए हानिकारक नहीं था। 5 नव आरोहित राजाओं के जन्म ने भी चौक में खुशी मनाई थी। सम्राट खड़े हुए और नए राजाओं के जन्म की घोषणा की, साथ ही उनकी संबद्धता की भी, फिर 5 राजाओं को खारिज कर दिया। लेकिन 5 आरोहित राजाओं को खारिज करने के बावजूद माहौल और भी गर्म और उबलता हुआ बढ़ गया। सभी निगाहें केंद्र में चुपचाप बैठी 2 छायाओं पर केंद्रित थीं। राजाओं का उद्गम केवल क्षुधावर्धक था और सम्राटों का उद्गम यहाँ मुख्य घटना थी। इस क्षण राजाओं की संख्या 20 से अधिक हो गई थी, लेकिन सम्राट केवल 3 ही रहे। जब डोमेन रूलर एकांत साधना में था, तो दैनिक मामलों का प्रबंधन 3 सम्राटों द्वारा किया जाता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि सम्राटों के पास क्या अधिकार था। उसी समय सम्राट पदों के लिए प्रतिस्पर्धा राजाओं से कहीं अधिक थी। केवल 9वें ग्रेड सम्राट ही योग्य हो सकते थे, जिसका अर्थ था कि वर्तमान स्थिति में भुजेंद्र और वृद्धकु योग्य थे। यदि वे दोनों चढ़ने में कामयाब रहे, तो सम्राट 3 से बढ़कर 5 हो जाएंगे, जिससे स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। राजाओं में ऐसे लोग थे जो पहले से ही उन दोनों से संबद्ध होने का इरादा रखते थे जिस क्षण वे चढ़ते, ताकि उनकी देखभाल की जा सके। मंडाला की सुनहरी पुतलियां खुलीं और उसकी आवाज धीरे से क्षेत्र में गूंज उठी। मैं इसके द्वारा घोषणा करती हूं कि सक्षम लोगों के लिए होड़ करने के लिए 2 सम्राट स्थान खुलेंगे। सरसराहट। उसके शब्दों से माहौल गर्मा गया और गर्म निगाहें 2 छायाओं को देख रही थीं। भुजेंद्र और वृद्धकु संयम से बैठे थे, जैसे कि यह कुछ अप्रत्याशित न हो। जब तक 2 सम्राट स्थान थे, तब तक वे निश्चित रूप से उसमें होंगे। लॉर्ड असुर और शैलेंद्र ने असहाय होकर आह भरी। वे अतीत में सम्राटों के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन डालुओ क्षेत्र के विस्तार के साथ उन्हें बाहर धकेल दिया गया था। नाखुश महसूस करने के बावजूद वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों की ताकत के साथ उनकी वरिष्ठता के अलावा वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल ने बिना किसी भाव के एक नज़र का आदान प्रदान किया। डालुओ क्षेत्र का भविष्य जीवंत होना तय था। उन 2 साथियों के शामिल होने के साथ चीजें निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं चलेंगी। मंडाला ने सभी को नीचे देखा और उसकी उदासीन आवाज गूंज उठी, कोई भी 2 सम्राट पदों के लिए होड़ कर सकता है।
भुजेंद्र और वृद्धकू अपनी सीटों से खड़े हो गए, फिर नरम मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई है जो हमें चुनौती देना चाहता है। यदि हम हार जाते हैं तो हम अपने दोनों हाथों से सम्राट उपाधियां प्रदान करेंगे। उनकी शांत आवाजों में एक दबंग दबाव था, क्योंकि वे किसी के भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में चिंतित नहीं थे। लॉर्ड असुर और बाकी लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे। फिर उन्होंने एक नजर का आदान प्रदान किया और मन ही मन अपना सिर हिलाया। भले ही वे ऊपर जाते, वे केवल अपनी ताकत से खुद को शर्मिंदा करते। पूरा क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो गया और लंबे समय के बाद भी किसी ने कोई विरोध नहीं जताया। जाहिर है वे जानते थे कि वे दोनों ऐसे लोग नहीं थे जिनका वे सामना कर सकें। जब भुजेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसके रूखे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि कोई भी हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता है, तो हम। इससे पहले कि वह अपना वाक्य समाप्त कर पाता, दूर से हंसी की एक गूंज सुनाई दी, जो स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। हाँ हाँ, इतनी जल्दी मत करो, हम दोनों भी सम्राट के पद में रुचि रखते हैं। अचानक आई आवाज ने चौक को चौंकन्ने चेहरों से भर दिया था। दिग्गज राजा भी स्तब्ध रह गए थे। फिर उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और बादलों का एक पैच अपनी दिशा में बढ़ते हुए देखा। उस पार्टी के सामने एक युवा पुरुष और भव्य महिला खड़ी थी। लॉर्ड असुर और बाकी लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने दो छायाओं को देखा और चिल्लाए, किंग मू, कालिका किंग। उनकी चीखें गूंज उठीं, जिसने हंगामे का एक विस्फोट आकर्षित किया। निगाहें उन दो छायाओं की ओर गूंजते सदमे और चर्चाओं के साथ गईं। तो यह कालिका महल के दो महल मास्टर्स हैं, किंग मू और कालिका किंग। वे 1 साल से लापता हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे अचानक लौट आएंगे। उस किंग मू का डालुओ क्षेत्र में काफी स्थान है। यह अफवाह है कि यह उसके प्रयासों के कारण था कि डोमेन रूलर इतनी आसानी से ग्रेटर अर्थ सम्राट क्षेत्र में चढ़ सका। चर्चाओं के बीच ईर्ष्या और जलन से भरी एक आवाज गूंज उठी, जाहिर है, वरना आज कालिका महल की ऐसी स्थिति क्यों होती। PFT, लेकिन क्या उस किंग मू ने कहा कि वह और कालिका किंग सम्राट के स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? है कितना साहसी। भले ही डोमेन रूलर उसे बहुत महत्व देता हो, सम्राट का पद ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उसके जैसा बच्चा योग्य हो। वास्तव में किंग मू वास्तव में भुजेंद्र और वृद्धकू के खिलाफ सम्राट पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। वह बस भ्रम में है। सभी तरह की चर्चाएं गूंज रही थीं। जाहिर है सभी ने ध्रुवांत के शब्दों का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि जो उसे जानते थे। भुजेंद्र और वृद्धकू ने चर्चाओं के तहत थोड़ा अपनी भौहें सिकोड़कर अपना सिर उठाया, फिर ध्रुवांत और कालिका को देखा, जिन्होंने इस क्षण अपने शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले ली थी। भुजेंद्र मुस्कुराया, फिर उपहास भरी हंसी की एक गूंज सुनाई दी। तो यह किंग मू और कालिका किंग हैं, जिनके बारे में मैंने लंबे समय से सुना है, जिन्होंने डालुओ क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। मैंने आपके नाम लंबे समय से सुने हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए केवल 6 शब्द हैं, यदि आप दोनों सम्राट पदों के लिए होड़ करना चाहते हैं। तुम अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे हो। एपिसोड 1078, एक शक्तिशाली तरीके से आना। भुजेंद्र का मूल्यांकन उदासीनता से आकाश में गूंज उठा, सभी चर्चाओं को ढक लिया और तुरंत पूरे चौक को चुप करा दिया था।
कई लोगों की निगाहें अजीब थीं, खासकर डालुओ क्षेत्र के दिग्गजों की। वे और भी नाराज थे। भुजेंद्र शक्तिशाली था और उसकी गूंजती प्रतिष्ठा थी, लेकिन ध्रुवांत का बहुत बड़ा योगदान था। डोमेन रूलर शायद ग्रेटर अर्थ सम्राट क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता यदि यह ध्रुवांत के लिए नहीं होता। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो दिव्य मंडप शायद प्रबल होता और वे उत्तरी क्षेत्र से नष्ट हो गए होते। उसके योगदान डालुओ क्षेत्र में सभी के लिए एक एहसान के बराबर थे। अतीत में यहाँ तक कि 3 सम्राट भी ध्रुवांत का मजाक नहीं उड़ाते और विनम्र रहते, भुजेंद्र के विपरीत। तो वे ध्रुवांत से पहले ही भुजेंद्र से नाराज महसूस कर रहे थे। भुजेंद्र, तुम हमारे डालुओ क्षेत्र में सिर्फ एक नवागंतुक हो, उत्तरी क्षेत्र में तुम्हारी प्रतिष्ठा के बावजूद। तुम हमारे साथ इसलिए शामिल हुए हो क्योंकि हम अभी कितने शक्तिशाली हैं, यह मत भूलो कि यह भी ध्रुवांत के योगदान के कारण था। लॉर्ड असुरा, जो उन दोनों से नाराज था, ने पहले बात की। हाँ, हर चीज के लिए हमेशा पहले आओ, पहले पाओ का आधार होता है। अपनी वरिष्ठता पर निर्भर रहने की कोशिश करना यहाँ बेकार है। शैलेंद्र भी मुस्कुराया। अन्य दिग्गज राजाओं ने भी अपनी राय व्यक्त की, जबकि राजाओं के नए बैच ने एक नजर का आदान प्रदान किया। वे विवाद में शामिल नहीं हुए, इस डर से कि वे भुजेंद्र और वृद्धकू को नाराज कर देंगे। आखिरकार वे दोनों आज के बाद सम्राट डालुओ क्षेत्र के स्तंभ बन जाएंगे। जब भुजेंद्र और वृद्धकू ने देखा कि दिग्गज राजाओं ने उन पर हमला किया था, तो वे स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे भद्दे हो गए। उत्तरी क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बहुत पहले बना ली थी, वे स्वाभाविक रूप से अभिमानी और अलग-थलग थे। उन्होंने ध्रुवांत को कभी भी उच्च सम्मान नहीं दिया था, इसलिए वे उसके प्रति कभी विनम्र नहीं होते। आखिरकार ध्रुवांत बहुत छोटा था। उन्हें स्वाभाविक रूप से उसके प्रति तिरस्कार था, क्योंकि वह केवल शिकार युद्ध में अपने महान योगदान के कारण डोमेन रूलर द्वारा आश्रयित था। तो भुजेंद्र ने उसका मजाक उड़ाया जब उसने देखा कि ध्रुवांत उनके साथ सम्राट पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इरादे से प्रकट हुआ था। लेकिन परिणामस्वरूप उसने डालुओ क्षेत्र में ध्रुवांत की प्रतिष्ठा को कम करके आंका था। जिस क्षण उसने अपना उपहास बोला, वह एक भौरे के छत्ते में प्रहार करने के समान था। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों बोल पाते, कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल के शब्द पहले ही गूंज चुके थे। किंग मू और कालिका किंग का हमारे डालुओ क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारे पदोन्नत होने से पहले तुम्हारे पद उनके समान हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि तुम दोनों इस तरह की अशिष्टता से बचोगे। 2 सम्राटों की पहले से ही भुजेंद्र और वृद्धकू के बारे में एक राय थी। तो जब 2 सम्राटों ने देखा कि वे दोनों दिग्गजों द्वारा लक्षित थे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन पर पत्थर फेंके, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में गिर गए थे। यहाँ तक कि ऊँघते हुए स्लीपिंग किंग नयन की भी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल की फटकार पर सहमति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। भुजेंद्र और वृद्धकू के चेहरे सफेद और हरे रंग के बीच बारी बारी से बदलते रहे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक ही वाक्य इतना सार्वजनिक रोष पैदा करेगा। प्रारंभ में उनके लिए अपनी ताकत और प्रतिष्ठा के साथ उनसे छोटे किसी की आलोचना करना सामान्य था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि स्थिति इस तरह से निकलेगी। उन्होंने बदसूरत भावों के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर सिंहासन मंडाला को देखा जिस पर वह थी।
वे चाहते थे कि बाद वाला कुछ कहे, लेकिन इस क्षण मंडाला अभी भी ऐसी लग रही थी जैसे वह बिना किसी बोलने के संकेत के ऊँघ रही हो। नहीं, उसने कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और बाकी लोगों को बोलने से रोका। भुजेंद्र और वृद्धकू के दिल डूब गए जब उन्होंने मंडाला का रवैया देखा। उन्होंने ध्रुवांत को बहुत कम करके आंका था। जाहिर है मंडाला के दिल में उनका वजन ध्रुवांत से भी कम था, क्योंकि उसने सार्वजनिक लक्ष्य होने के बावजूद उनके लिए कोई समर्थन नहीं दिखाया। हालांकि उन्हें अपने दिलों में नाराजगी महसूस हुई, वे इसे दबाने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और आकाश में ध्रुवांत और कालिका को देखा और एक मजबूर मुस्कान दी। मैं अपनी टिप्पणी के साथ लापरवाह था। मुझे उम्मीद है कि किंग मू इसे दिल पर नहीं लेंगे। इस क्षण उनके दिलों में चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, वे इसे केवल निगल सकते थे, इस डर से कि वे और अधिक आलोचना को आकर्षित करेंगे और खुद को शर्मिंदा करेंगे। ध्रुवांत भी स्तब्ध रह गया जब उसने आकाश में इस स्थिति को देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वर्तमान डालुओ क्षेत्र अधिक दिलचस्प था और उसी समय अधिक अराजक था। भुजेंद्र और वृद्धकू ने उनमें पहले से ही बहुत नाराजगी पैदा कर दी होगी और यह मामला सिर्फ मामले को उड़ाने के लिए एक प्रज्वलन बिंदु था। कितने दुर्भाग्यशाली साथी! ध्रुवांत ने अपने दिल में बुदबुदाया। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर कहा, चूंकि डोमेन रूलर ने पहले ही कहा है कि कोई भी 2 सम्राट पदों के लिए चुनौती दे सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम दोनों भाग ले सकते हैं? मंडाला ने अपनी आंखें खोलीं और अपने उत्कृष्ट चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ ध्रुवांत को देखा। उसके जितनी शक्तिशाली कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत और कालिका की ताकत को महसूस कर सकती थी, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छिपाया था, और उसने अपना सिर हिलाया। तुम कर सकते हो। एक हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन इस बार यहाँ तक कि दिग्गज राजाओं ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत और कालिका वास्तव में भुजेंद्र और वृद्धकू के साथ सम्राट पदों के लिए होड़ करेंगे। वे दोनों 9वें ग्रेड सम्राट के प्रारंभिक चरण में थे, यहाँ तक कि कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल भी उनके बराबर स्तर पर थे। हालांकि ध्रुवांत और कालिका की ताकत उनकी साल भर की यात्रा के बाद बढ़ गई होगी। कालिका केवल मुश्किल से 7वां ग्रेड सम्राट थी, जबकि ध्रुवांत 6ठा था। भले ही उन्होंने सुधार किया हो, एक एकल ग्रेड सीमा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भुजेंद्र और वृद्धकू के खिलाफ उनकी सफलता की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। भुजेंद्र और वृद्धकू की आंखों में प्रकाश चमका, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। केवल उनके होठों का कोना उपहास भरी मुस्कान में ऊपर उठ गया। ध्रुवांत और कालिका की डालुओ क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा थी, उसके साथ वे दोनों सामान्य माध्यमों से अपना चेहरा फिर से खोजने में असहाय होंगे। लेकिन चूंकि उन दोनों ने उनके खिलाफ जाने पर जोर दिया, तो यह उनके लिए अपनी शर्मिंदगी का सामना करने के समान होगा। वे देखना चाहते थे कि उनके द्वारा पराजित होने के बाद वे कितनी बार खुद को शर्मिंदा कर सकते हैं। किंग मू कालिका किंग, तुम दोनों को इस मामले पर ध्यान से सोचना चाहिए। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर ने एक गंभीर भाव के साथ याद दिलाया। वे दोनों महसूस कर सकते थे कि ध्रुवांत और कालिका के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव थोड़ा गुप्त था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। नहीं, उन्होंने सोचा कि उन दोनों की ताकत में भारी वृद्धि होगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
कॉन्डोर किंग अमरेश्वर, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर की आंखों में संदेह चमक उठा जब उसने ध्रुवांत के शब्दों में आत्मविश्वास सुना। ध्रुवांत के बारे में उसकी समझ के आधार पर ध्रुवांत की कम उम्र के बावजूद उसका एक स्थिर चरित्र था, तो वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा यदि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में वह आश्वस्त था। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुवांत ने एक शक्तिशाली साधन प्राप्त कर लिया हो जो प्रारंभिक चरण 9वें ग्रेड सम्राट के खिलाफ सामना कर सके? एक फॉर्मेशन मास्टर और युद्ध संरचना मास्टर के रूप में ध्रुवांत के शक्तिशाली तुरुप के पत्तों को याद करते हुए उसकी चिंताएं थोड़ी कम हो गईं। उसे उम्मीद थी कि ध्रुवांत इसे हासिल कर सकता है, वरना वह खुद को और कालिका महल दोनों को शर्मिंदा करेगा। हाँ, चूंकि तुम दोनों इस पर जोर देते हो, तो मैं केवल एक समय में युवा को धमका सकता हूँ। वृद्ध को कर्कश आवाज में हंसा, फिर वह गायब हो गया और चौक में एक पत्थर के मंच पर प्रकट हुआ। फिर ध्रुवांत और कालिका को अपनी आंखों में उपहास के साथ देखा। मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कौन मुझे चुनौती देगा। यदि मैं हार गया, तो मैं निश्चित रूप से सम्राट पद पर नहीं डगमगाऊंगा। टकट की ध्रुवांत और कालिका को उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। उनमें से कुछ हैरान थे और उनमें से कुछ स्वाभाविक रूप से उनके दुर्भाग्य में आनंदित थे। मैंने वृद्धकू का नाम लंबे समय से सुना है, मुझे आज आपसे कुछ सलाह लेने दीजिए। कालिका मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। फिर अगले ही पल वृद्धकू के सामने प्रकट हुई, उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा के साथ एक गर्मी धधक रही थी। इस यात्रा में उसके सुधारों का परीक्षण करने के लिए यह एकदम सही क्षण था। अमर पक्षी बीस्ट सम्राट के निर्देशों और विरासत रक्त सार के माध्यम से कालिका की ताकत में भारी बदलाव आया था। वृद्धकू ने लापरवाही से कालिका को देखा, फिर अगले ही पल अपनी भौहें सिकोड़ी। इस दूरी पर वह महसूस कर सकता था कि कालिका की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से वापस ले ली गई थी, बिना किसी रिसाव के। तुमने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छिपाई है? वृद्धकू ने पहेली से पूछा। कालिका मुस्कुराई और एक कदम आगे बढ़ी। उसके शरीर में संपीड़ित एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उजागर हो गई, जैसे एक फूटता हुआ ज्वालामुखी जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई, सूरज को एक भयानक दबाव से ढक लिया जो कालिका के शरीर से फूटा। चौंकन्नी निगाहें पतली छाया पर टिकी थीं, खासकर दिग्गज राजाओं की। उनकी आंखें भी उनके सॉकेट से बाहर निकल रही थीं। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल के चेहरों पर भारी बदलाव आया था। उन्होंने सदमे से कालिका को देखा, फिर गहरी सांस ली और अविश्वास से बुदबुदाया, वह वास्तव में 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई। एपिसोड 1079 अमर अग्नि आवरण। 9वां ग्रेड सम्राट। चौंकन्नी निगाहों ने चौक को ढक लिया और वे सभी अविश्वास के साथ कालिका पर केंद्रित थे। क्या कालिका किंग की ताकत केवल 6ठे या 7वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए? अब उसकी साधना इतनी शक्तिशाली क्यों थी? दिग्गज राजा सभी पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि वे कालिका को किसी और से बेहतर समझते थे। उसके जाने से पहले उसकी ताकत तीसरे या चौथे स्थान पर काफी अच्छी तरह से रैंक की गई थी, लेकिन अभी उसने 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था, जिसे लॉर्ड असुर ने भी हासिल नहीं किया था। क्या उसने अपनी साधना को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया? असंभव।
एक गुप्त तकनीक के माध्यम से जबरदस्ती अपनी साधना बढ़ाने से आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कालिका किंग से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए विकार के कोई संकेत नहीं हैं, इसलिए वह आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी अपनी होनी चाहिए। यह कैसे संभव है कि वह 1 वर्ष से भी कम समय में अपनी साधना को इतना ऊंचा उठाने में कामयाब रही? एक हंगामा फूट पड़ा। राजाओं के चेहरे पर भी सदमा लिखा हुआ था, लेकिन अंत में वे केवल अपना सिर हिला सके, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कालिका ने पिछले वर्ष में क्या अनुभव किया था जिससे वह इतनी जल्दी उठ सकी। वृद्ध को भी मंच पर अविश्वास के साथ कालिका को देख रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक अनुभवी बूढ़ा हाथ था, इसलिए सदमा उसके चेहरे से तेजी से पीछे हट गया। जब उसने कालिका को देखा तो उसके चेहरे पर अब कोई अवमानना नहीं थी। इसके बजाय इसे घने गंभीरता से बदल दिया गया था। कालिका से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से यहाँ तक कि उसने भी खतरा महसूस किया। कालिका मौलिक रूप से अंधकार पक्षी कबीले से एक दिव्य जानवर थी। तो भले ही वे दोनों 9वें ग्रेड सम्राट के प्रारंभिक चरण में थे, उसे लड़ाई में विश्वास नहीं था। वह ध्रुवांत से आने वाले आत्मविश्वास को इस क्षण समझ गया। यह पता चला कि कालिका ने 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था, सम्राट उपाधि के लिए होड़ करने के योग्य। इस बूढ़े आदमी ने वास्तव में तुम्हें गलत समझा है। चूंकि ऐसा है तो मैं आज तुम्हारे कौशल का अनुभव करूंगा। वृद्धकू ने कालिका को गहराई से देखा और उसकी मैली आंखें चमक उठीं और उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। बूम! उसके पतले शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा भी फूट पड़ी जो भूरे रंग की ओर झुक रही थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में अद्वितीय विशेषताओं से जमीन भी धीरे धीरे मुरझा गई थी। 9वें ग्रेड सम्राट में प्रसिद्ध पात्रों में से कोई भी सरल नहीं था। उनके लड़ने से पहले ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराव से लाए गए भारी दबाव ने पहले ही यहाँ सभी को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस करा दी थी। वृद्धकू की आंखों में चमक आंखें चुभने वाली हो गई और वह आगे बढ़ा। भूरे रंग की किरणों की धारियां नीचे सीटी बजाती हुई उतरीं और हर दिशा में कालिका की ओर बह गईं। एक निकास आभा का उत्सर्जन किया जिसने अपने रास्ते में अंतरिक्ष को भी बिगड़ने का कारण बना दिया। यदि कोई वृद्धकू की संक्षारक आध्यात्मिक ऊर्जा से मारा जाता है तो यह तुरंत भौतिक शरीर को सूखने का कारण बनेगा। इतना कि शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी दूषित हो जाएगी, जिससे गिरावट आएगी। उन भूरे रंग की किरणों को देखते हुए कई लोगों के चेहरों पर डर छा गया, क्योंकि यहाँ तक कि वे भी उन किरणों से संपर्क में आते ही भारी रूप से घायल हो जाते। यदि वृद्धकू का इरादा उस हमले को उनकी ओर निर्देशित करने का होता तो शायद लाशों का समुद्र होने में एक पल लगता। भयभीत निगाहों के तहत कालिका ने शांति से भव्य हमले का सामना किया और अपने पतले हाथ से नीचे धकेल दिया। गड़गड़ाहट! असीम आध्यात्मिक ऊर्जा हजारों फुट ऊंचे समुद्र की तरह सीटी बजाती हुई निकली, एक भयानक रूप से उच्च तापमान का उत्सर्जन किया जिसने वातावरण को भी जला दिया। सिजल! सिजल! आध्यात्मिक ऊर्जा की 2 विशाल लहरें एक साथ टकराईं, लेकिन कान फाड़ देने वाला शोर नहीं था जिसकी सभी ने उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि टकराव में दोनों ताकतें लगातार एक दूसरे को संक्षारित करने की कोशिश कर रही थीं, जिसने प्रक्रिया में अंतरिक्ष में दरारें छोड़ दीं। ग्रे बीम धूमकेतु की तरह उतरे, लेकिन चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, बीम कालिका के 1000 फीट के दायरे में नहीं आ सके।
वृद्धकु की आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण थी, लेकिन कालिका की आध्यात्मिक ऊर्जा भी साधारण नहीं थी। अमर पक्षी बीस्ट सम्राट के मार्गदर्शन में उसने वास्तविक अमर आग की साधना करने में कामयाबी हासिल की, जिसने उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में एक बड़ा परिवर्तन प्रदान किया। अमर आग में शुरू करने के लिए जीवन और मृत्यु की शक्ति थी, इसलिए यह एक निश्चित कोण से वृद्धकु की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक दबंग थी। इस प्रकार बाद वाले की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए कालिका की आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित करना स्पष्ट रूप से असंभव था। चाहे वृद्धकु ने कितना भी हमला करने की कोशिश क्यों न की हो, उसके हमले कालिका के 1000 फीट के दायरे में नहीं आ सके, जिससे सभी के चेहरे और भी गंभीर हो गए। वृद्धकु, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो मुझे डर है कि तुम आज सम्राट की उपाधि प्राप्त नहीं कर पाओगे। कालिका थोड़ा मुस्कुराई। वृद्धकु के हमले असीम लग सकते थे, लेकिन वह कमोबेश उसकी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। वृद्धकु की टकटकी कड़ी हो गई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके ममीकृत हाथ अचानक एक साथ जुड़ गए और एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक बवंडर की तरह बह गई। उसके पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक छवि पेश की। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रक्षेपण अत्यंत अजीब था। मानवरूपी रूप के बावजूद यह सूखे पेड़ की शाखाओं से ढका हुआ था, एक प्राचीन विशाल पेड़ के समान। पेड़ एक संक्षारक आभा का उत्सर्जन कर रहा था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से कमजोर कर दिया। यह वृद्धकु का सम्राट सेलेस्टियल बॉडी है। मुरझाने वाला दिव्य शरीर। उस सम्राट सेलेस्टियल बॉडी को देखते हुए सभी की पलकें झपक गईं। वृद्धकु ने जिस सम्राट सेलेस्टियल बॉडी की साधना की थी, वह अत्यंत चमत्कारी थी। सम्राट सेलेस्टियल बॉडी की 99 रैंकिंग में 61वें स्थान पर थी। इस सम्राट सेलेस्टियल बॉडी की साधना की आवश्यकता के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई संक्षारक शक्तियों के अवशोषण की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि वृद्धकु ने भी मुरझाने वाली उजाड़ भूमि में वर्षों तक साधना की थी, इससे पहले कि वह मुरझाने वाले दिव्य शरीर का निर्माण करने में कामयाब रहा। यह एक दबंग सम्राट सेलेस्टियल बॉडी थी, जो संक्षारक विशेषताओं से भरी थी, और जिस क्षण इसने शरीर पर आक्रमण किया, यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यह आमतौर पर वृद्धकु का तुरुप का पत्ता था, इसलिए किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वृद्धकु इसे उस क्षण बाहर लाएगा जब उसने कालिका से लड़ाई की। जाहिर है, उसने पहले जो जांच की थी, उसके माध्यम से वह जानता था कि कालिका पर किसी भी सामान्य साधन का उपयोग करना व्यर्थ था। वृद्धकु का शरीर धीरे धीरे उठा, फिर वह प्राचीन पेड़ पर खड़ा हो गया और कालिका को नीचे देखा। उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी, यदि कालिका किंग मेरी संक्षारक शक्तियों को हरा सकती है, तो यह बूढ़ा आदमी हार मान लेगा। कालिका ने अपना चेहरा उठाया और प्राचीन पेड़ को देखा। वह पेड़ की संक्षारक शक्ति से चौंकी नहीं थी। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया था। यदि सीनियर को मेरे अग्नि आवरण को तोड़ सकते हैं, तो मैं हार मान लूंगी। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा कालिका के ऊपर संघनित होने लगी, जिसने एक काले पक्षी का रूप ले लिया, जिसने आकाश को अपने खुले पंखों से ढक लिया। पक्षी ने भी तेज चीख निकाली और अपना मुंह खोला, आग उगलते हुए जो पारदर्शी लग रही थी। अमर अग्नि आवरण। कालिका की आवाज उसके दिल से धीरे से बजी और आग बाहर निकल गई, एक आवरण बन गया जिसने मुरझाने वाले दिव्य शरीर को ढक लिया। उच्च तापमान से अंतरिक्ष विकृत हो रहा था। सिजल सिजल। जब पारदर्शी धधकते आवरण ने उसे ढक लिया,
तो वृद्धकू का चेहरा कांप गया। क्या तुम कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं हो? आग का यह आवरण इस बूढ़े आदमी को कैसे बाधित कर सकता है? अपने दिल में उपहास करते हुए उसकी टकटकी कड़ी हो गई और उसकी मुहरें बदल गईं। उसके पैरों के नीचे का प्राचीन पेड़ हजारों भूरे रंग की किरणों के साथ बहने लगा। मुरझाने वाला विलो हाथ। ग्रे बीम एक विशाल और सूखे हाथ में संघनित हो गए, एक संक्षारक शक्ति का उत्सर्जन किया जिसने वास्तव में आकाश को अंधेरा कर दिया था। सभी ने अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस की जब उन्होंने पहचाना कि यह वृद्धकू का प्रसिद्ध कदम था जो मौके पर 8वें ग्रेड सम्राट को भी मार सकता था। कालिका का सामना करते हुए वृद्धकू कुछ हद तक डर गया था, भले ही वह अड़ियल लग रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह आज बुरी तरह से असफल हो सकता है। बूम! क्षितिज पर ब्रश करने वाला हाथ भारहीन लग रहा था, लेकिन इसमें समाहित शक्ति यहां सभी को भयभीत कर सकती थी। जिस क्षण विशाल हाथ ने आग पर प्रहार किया, आवरण में लहरें उठीं। आवरण पर आग परिचालित हुई और पारदर्शी आग बाहर निकल गई, सूखे हाथ से टकराई। बूम! बूम! भयानक तापमान ने कहर बरपाया, जिससे वृद्धकू के भाव में भारी बदलाव आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हमले ने उसके दुश्मन से मुलाकात की हो। जब आग से बह गया तो ग्रे हाथ सूखे पेड़ की तरह जल गया। कितनी दबंग आग! इस दृश्य को देखते हुए चौक पर अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे फड़क उठे और वे चिल्लाए। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल की आंखें भी इस क्षण सिकुड़ गई थीं, यहाँ तक कि उन्हें भी पारदर्शी आग से बहुत खतरा महसूस हुआ। ये वास्तविक अमर रोशनी है? वृद्धकू अपनी आंखों में भय के साथ चिल्लाया। उसने जिस मुरझाने वाले दिव्य शरीर की साधना की थी, वह संक्षारक ऊर्जा के माध्यम से की गई थी, इसलिए ऐसी यिन ऊर्जा इस तरह की यांग ऊर्जा से सबसे ज्यादा डरती थी। अमर आग व्यावहारिक रूप से उसके दुश्मन की दुश्मन थी। चाहे उसकी संक्षारक ऊर्जा ने कितना भी प्रयास क्यों न किया हो, अमर आग की जीवन शक्ति को निकालना असंभव था, जो, जैसा कि नाम से पता चलता है, अमर थी। कालिका मुस्कुराई जब उसने वृद्धकू के चेहरे पर भाव के भारी बदलाव को देखा। अमर अग्नि आवरण उसे अमर पक्षी बीस्ट सम्राट द्वारा सिखाया गया था। यदि इसे फैलाया जाता तो यह वृद्धकू को भारी रूप से घायल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे फंसाना पर्याप्त से अधिक था। सीनियर कू, यदि आप चाहें तो फिर से कोशिश कर सकते हैं, कालिका ने कहा। वृद्धकू का चेहरा हरे और सफेद के बीच बारी बारी से बदलता रहा, फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कालिका किंग वास्तव में प्रतिभा से धन्य है। यह बूढ़ा आदमी इस मैच के लिए हार मानता है। एक हंगामा फूट पड़ा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वृद्धकू इस तरह से हार जाएगा। शायद केवल बाद वाला ही जानता था कि अग्नि आवरण उसका दुश्मन था। हालांकि वह चाहता तो जबरदस्ती तोड़ सकता था, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता। इसके अलावा कालिका भी अपनी ताकत बना सकती थी जबकि वह इसे तोड़ रहा था। तो भले ही वह मुक्त होने में कामयाब रहा, उसके लिए जीतना दूसरी बात थी। चूंकि ऐसा है, वह बस हार मान लेगा और कोई व्यर्थ प्रयास नहीं करेगा। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद, कालिका धीरे से मुस्कुराई, फिर उसने अपना हाथ लहराया और पारदर्शी आग वापस ले ली, उन्हें अपने मुंह से अवशोषित कर लिया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान तेजी से सामान्य हो गया। वृद्धकू का साया मंच से बाहर निकल गया और भुजेंद्र के बगल में उतरा।
बाद वाले पर एक नजर डालते हुए उसने नरम स्वर में कहा, कालिका किंग सरल नहीं है। मेरा मानना है कि किंग मुंह से निपटना भी आसान नहीं होगा। वह सिर्फ दूसरों को निर्णायक बनाने की कोशिश कर रहा है। भुजेंद्र की टकटकी चमकी जब उसने ध्रुवांत को ठंड से देखा और फिर वृद्धकू का सामना किया। कालिका शुरू करने के लिए एक दिव्य जानवर है जिसके पास अमर आग है, तो उससे निपटना आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि एक इंसान के रूप में ध्रुवांत भी केवल एक वर्ष में 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र के बराबर ताकत रख सकता है। उसने ठंड से खर्राटे लिए, फिर अपने पैर पटक दिए और एक विशाल मंच पर प्रकट हुआ और उसने ध्रुवांत को एक क्रूर टकटकी से देखा और उदासीन आवाज में कहा, किंग मू, यदि तुम मुझसे सम्राट की उपाधि छीनना चाहते हो तो मुझे देखने दो कि क्या तुम ऐसा करने में सक्षम हो। एपिसोड 1080 ड्रैगन आर्म की शक्ति। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर मंच पर खड़े होकर भुजेंद्र एक पहाड़ की तरह महसूस कर रहा था जो उसके पैरों के नीचे की पृथ्वी को भी कंपा देगा। उत्तरी क्षेत्र के एक शीर्षस्तरीय विशेषज्ञ के रूप में जो वृद्धकू के साथ खड़ा था, भुजेंद्र की उपलब्धियां उससे कहीं अधिक गौरवशाली थीं। अतीत में यहाँ तक कि दिव्य मंडप ने भी उसे भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। कारण यह था कि दिव्य मंडप द्वारा भेजे गए मंडप लॉर्ड भुजेंद्र से हार गए थे। इस प्रकार कोई बता सकता है कि उत्तरी क्षेत्र में भुजेंद्र की कितनी प्रतिष्ठा और ताकत थी। हालांकि ध्रुवांत की हाल के वर्षों में कुछ प्रतिष्ठा भी थी, उसे युवा पीढ़ी के बीच एक व्यक्ति माना जाता था। हालांकि वह युवा पीढ़ी के बीच एक काफी व्यक्ति था, किसी ने महसूस नहीं किया कि वह भुजेंद्र जैसे विशेषज्ञ से तुलना कर सकता है। इस प्रकार सभी ने ध्रुवांत को देखा जब भुजेंद्र मंच पर चढ़ा। पिछले मैच के कारण ध्रुवांत के लिए कोई उपहास नहीं था, क्योंकि ध्रुवांत के पास कुछ कार्ड होने चाहिए थे। अन्यथा वह निश्चित रूप से अपने चरित्र के साथ भुजेंद्र को उत्तेजित नहीं करता। लेकिन तथ्य यह था कि हर कोई इस बात में रुचि रखता था कि क्या ध्रुवांत के कार्ड भुजेंद्र के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। ध्रुवांत ने जिज्ञासु निगाहों के बावजूद एक शांत भाव बनाए रखा और भुजेंद्र को देखा, जो मंच पर एक शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहा था, और हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल वह पहले ही गायब हो चुका था और अगले ही पल मंच पर फिर से प्रकट हो गया था। किंग मू, तुमने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छिपाई है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने भी 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में सफलता हासिल की हो? यदि ऐसा है तो मैं आज इस मामले को पूरे दिल से स्वीकार करूंगा। भुजेंद्र से एक हल्की सी उपहास भरी आवाज आई और उसकी टकटकी ध्रुवांत पर टिक गई। कालिका के उदाहरण के साथ भी वह जानता था कि ध्रुवांत के लिए इतने कम समय में सफल होना असंभव था। भले ही वह इसे हासिल करने में कामयाब रहा, यह उसकी नींव को अस्थिर कर देगा और भविष्य में उसकी उन्नति अत्यंत सीमित होगी। ध्रुवांत ने उसके शब्दों के पीछे के इरादे का पता लगाया और मुस्कुराया। 9वां ग्रेड सम्राट क्षेत्र? मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। भुजेंद्र का तनावग्रस्त शरीर ध्रुवांत के शब्दों से ढीला हो गया। जब तक ध्रुवांत 9वां ग्रेड सम्राट नहीं था, तब तक उसे आज डरने की कोई बात नहीं थी। आसपास से राहत की आहें गूंज उठीं और कुछ राजाओं ने भी मन ही मन राहत महसूस की थी। यदि ध्रुवांत भी 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया होता तो यह उन पर कैसे प्रतिबिंबित होता?
अवसरों के बावजूद 9वें ग्रेड तक पहुंचना कठिन है। अपना सिर उठाते हुए ध्रुवांत ने भुजेंद्र को देखा और धीरे धीरे जारी रखा, इसलिए मैं अभी भी इससे आधा कदम दूर हूं। बूम! ध्रुवांत के शरीर से अचानक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सागर फूट पड़ा जब उसने बोलना समाप्त किया। तुरंत क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा बह गई, जिसने गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ विशाल लहरें पैदा की जो स्वर्ग और पृथ्वी को भर रही थीं। उसी समय एक महान आंधी को आकर्षित किया। ध्रुवांत के कपड़े हवा के साथ फड़फड़ाए और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। उन विशेषज्ञों का भाव जो राहत महसूस कर रहे थे जम गया था जब उन्होंने शक्तिशाली दबाव महसूस किया। वास्तव में ध्रुवांत अभी तक अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में नहीं चढ़ पाया था। हालांकि वह पहले ही 8वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र से आगे निकल गया था और 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर था। किंग मू वास्तव में एक अर्धनौवां ग्रेड सम्राट क्षेत्र पावर हाउस था जो 9वें ग्रेड से केवल आधा कदम दूर था। दिग्गज राजाओं पर सदमा छा गया। जब ध्रुवांत चला गया वह केवल 6ठे ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक ही पहुंचा था। यह मुश्किल से 1 साल हुआ है और अब उसकी ताकत वास्तव में अर्धनौवें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में थी। एक दिव्य जानवर और मनुष्य के मूल तत्व अलग अलग थे, इसलिए वे कालिका के 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने को समझ सकते थे। तो ध्रुवांत भी उस स्तर तक कैसे पहुंच गया? दर्शक अवाक थे, यहाँ तक कि 3 सम्राटों के भी गंभीर भाव थे, खासकर कॉन्डोर किंग अमरेश्वर। वह एक जटिल टकटकी से ध्रुवांत को देख रहा था। जब ध्रुवांत को पहली बार कालिका द्वारा डालोक क्षेत्र में लाया गया था, उसने केवल अपनी सम्राट सेलेस्टियल बॉडी को परिष्कृत किया था। बस कुछ ही साल बीत चुके थे और वह पहले से ही अर्धनौवें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था, ठीक उसके पीछे आ रहा था। मैं तब जानता था कि यह बच्चा असाधारण था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल कुछ वर्षों में इतनी जल्दी सुधार करेगा। कॉन्डोर किंग अमरेश्वर ने आह भरी। इस गति के अनुसार वह शायद जल्द ही ध्रुवांत द्वारा पार कर लिया जाएगा। ध्रुवांत का भविष्य बस मापा नहीं जा सकता। यदि उसके पास पर्याप्त समय होता तो शायद ऐसा समय आता जब डोमेन रूलर को भी उसे समान स्तर पर किसी व्यक्ति के रूप में देखना पड़ता। इस क्षण कॉन्डोर किंग अमरेश्वर समझ गया कि डोमेन रूलर का ध्रुवांत के लिए इतना विशेष उपचार क्यों होगा। शायद अन्य कारण भी हो सकते हैं, वह शायद ध्रुवांत की क्षमता जानती थी। इस प्रकार उसने ध्रुवांत को शुरू से ही एक अधीनस्थ के रूप में नहीं माना, बल्कि एक दोस्त की तरह। इसी तरह कौन उम्मीद कर सकता था कि ध्रुवांत कुछ ही वर्षों में इतनी दूर आ जाएगा जब वे उससे पहली बार मिले थे। अर्धनौवां ग्रेड सम्राट क्षेत्र। भुजेंद्र का चेहरा भी फड़क उठा जब उसने युवा छाया को देखा। हालांकि उसने पहले से ही ध्रुवांत की ताकत का अनुमान लगाया था, वास्तविकता ने अभी भी उसे अपने दिल में चौंकन्ना महसूस कराया। इतनी कम उम्र में अर्धनौवें ग्रेड सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने पर ध्रुवांत की प्रतिभा ने उसे अविश्वास महसूस कराया था। जिस बात ने भुजेंद्र को सबसे अधिक अविश्वास महसूस कराया वह ध्रुवांत से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा घनी और अंतहीन थी, जैसे कि बिना किसी सथी भावना के इसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि ध्रुवांत की नींव अत्यंत मजबूत थी। उसके लिए यह विश्वास करना बस कठिन था कि केवल मुश्किल से 1 वर्ष में
ध्रुवांत की साधना लगभग 3 ग्रेड बढ़ गई थी। भले ही उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खजाने का इस्तेमाल किया हो, ऐसी स्थिति होती जहां उसे बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन इस क्षण ध्रुवांत की आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी विकार के पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। यह बच्चा। भुजेंद्र की आंखों की गहराइयों में डर चमक उठा और उसने कसकर अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आंखों में अवमानना छोड़ दी थी, क्योंकि ध्रुवांत उसके लिए गंभीरता से सामना करने के योग्य था। लगता है किंग मू तैयार होकर आया है। भुजेंद्र ने अपने दिल में भावनाओं को दबाया, फिर उसने गहरी सांस ली और उसका भाव धीरे धीरे शांत हो गया। यह ध्रुवांत की वृद्धि के पीछे के कारण के बारे में सोचने का क्षण नहीं था, और फिर भी इतनी मजबूत नींव थी। दालुओ क्षेत्र में अधिक संसाधन और अधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सम्राट की उपाधि छोड़ सके। सौभाग्य से ध्रुवांत अपनी स्थिर साधना के बावजूद केवल अर्ध 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में था। एक सच्चे 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र और आधे कदम के बीच एक काफी अंतर था। जब तक उसने ध्रुवांत को कम करके नहीं आंका, उसे अपनी ताकत पर भरोसा करके उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। भुजेंद्र ने बिना किसी भावना के ध्रुवांत को देखा। किंग मू जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतनी कम उम्र में अर्ध 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ है। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि मैं सम्राट की उपाधि छोड़ दूं, तो हमें देखना होगा कि क्या अर्ध 9वें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में तुम्हारी क्षमता पर्याप्त है। बस। उसकी दोनों आंखें असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक उठीं जो क्षितिज पर एक एकत्रित तूफान के समान बह गई। क्षेत्र अचानक अंधेरा हो गया और उसके पैरों के नीचे की पृथ्वी शोर से गूंज उठी जैसे कि जमीन विलाप कर रही हो। भुजेंद्र का आंकड़ा जो शुरू करने के लिए मजबूत था, बढ़ने लगा और एक घुटन भरा दबाव उत्सर्जित करने लगा। ध्रुवांत से निकलने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव को भुजेंद्र की दबंग आभा द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। इस क्षण वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। जिस क्षण भुजेंद्र ने अपना कदम बढ़ाया, उसने अपनी आश्चर्यजनक ताकत और दबंग दबाव का खुलासा किया था जिसने वृद्ध को भी पार कर लिया था। सभी के ध्यान के तहत भुजेंद्र ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली और एक असीम चमक विस्फोट हो गई। उसके शरीर की सतह पर अनगिनत प्राचीन और गहन रूढ़ में संघनित हो गई। उसकी बाहों से एक लाल चमक चमक उठी और सूक्ष्म ड्रैकोनिक गर्जना गूंज उठी और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। बूम! उसकी बाहों पर कपड़े राख में बिखर गए जब भुजेंद्र ने अपनी बाहें हिलाईं। उसकी बाहों की मोटाई एक बच्चे की कमर के आकार तक पहुंच गई थी और वे लाल रंग के तराजू से ढकी हुई थीं। उसके नाखून तेज हो गए, एक ड्रैगन के पंजों के समान। यहाँ तक कि कॉन्डोर किंग अमरेश्वर और स्पिरिचुअल प्यूपल किंग कमल ने भी थोड़ा अपना भाव बदल लिया था, और जब उन्होंने भुजेंद्र की बाहों को देखा तो उनकी आंखों में कुछ डर था। अफवाहें थीं कि भुजेंद्र के पास ड्रैगन कबीले की भुजाएं थीं और उसने एक बार अकेले अपनी भुजाओं से दूसरे 9वें ग्रेड सम्राट के सम्राट सेलेस्टियल बॉडी को चकनाचूर कर दिया था। तो 9वें ग्रेड सम्राट भी डर जाते जब वे भुजेंद्र का सामना करते। भुजेंद्र ने स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत को बहुत महत्व दिया, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ड्रैगन भुजाओं का खुलासा किया था। जाहिर है वह लड़ाई को तेजी से समाप्त करने का इरादा कर रहा था। उस साथी के सतर्क होने के साथ यह ध्रुवांत के लिए अब खतरनाक है।
दो सम्राटों ने एक नजर का आदान प्रदान किया और उनकी निगाहें गंभीर हो गई थीं। ध्रुवांत की अर्धनौवें ग्रेड सम्राट क्षेत्र में ताकत के साथ वह शायद ड्रैगन भुजाओं का सामना करके कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्रुवांत ने आसपास के ध्यान के तहत गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों की गहराइयों में आग जमा हो गई। एक ड्रैगन आर्म की ताकत। ध्रुवांत ने खुद से बुदबुदाया, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी बाहों पर दो स्पिरिट्स ने इस क्षण धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थीं। मुझे परीक्षण करने दो कि कौन मजबूत है, तुम्हारी ड्रैगन भुजाएं या मेरा सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।